गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक जापानीज हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टीज। इस फिल्म को सर हिडेको नाकाटा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने रिंग 1 एंड 2 एंड डार्क वाटर जैसे मूवीज बनाए हैं। यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और ये एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। इस फिल्म में दिखाए गए ज्यादातर हादसे एक जापानीज कॉमिक तानिशी मात्सुबारा की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं उनके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। फिल्म की शुरुआत होती है तो स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ यमामे और नाकाई। वो दोनों मिलकर परफॉर्म करते हैं, अपनी बातों से अजीब से जोक्स क्रैक करके लोगों को हंसाते हैं। लास्ट 10 साल से वो लोग यही करते आ रहे हैं, मगर आजकल उनका काम ऑडियंस को और पसंद नहीं आ रहा। हर एक शो फ्लॉप हो रहा है, तो नाकाई डिसाइड करता है कि वो और ये काम कंटिन्यू नहीं करेगा। उसे एक टीवी चैनल से स्क्रीन राइटर का जॉब ऑफर मिला है, वो वही ज्वाइन कर लेगा। मगर यमामे क्या करी, तो वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाते वक्त यमामे को साथ ले जाता है उसे एक काम दिलाने के लिए। नाकाई डायरेक्टर से मीटिंग करता है और अगले एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट सबमिट करता है, द कर्स ऑफ हॉन्टेड हाउस। मगर ये कहानी डायरेक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वहीं घिसी पिटी कहानी, इस शो के लिए उन्हें कुछ नया चाहिए था, मगर इससे उन्हें एक नए शो का आइडिया मिल जाता है। क्यों ना ऐसे ही रियल लाइफ हॉन्टेड हाउस में रात बिताने का एक्सपीरियंस कैप्चर किया जाए। डायरेक्टर इस काम के लिए यमामे को चूज करते हैं, जो राजी भी हो जाता है। अब इसी स्टूडियो में एक मेकअप असिस्टेंट काम करती थी, आजुसा नाम से। वो यमामे की डाई हार्ड फैन थी। उसे जब पता चला इस न्यू शो के बारे में, तो वो यमामे को बहुत एनकरेज करती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक ट्रायल शो रहा। अगर रेटिंग्स अच्छी मिली तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो फिर यमामे को कोई और काम ढूंढना होगा। फर्स्ट डे फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस उसे डायरेक्टर से ही मिल जाता है, तो यमामे बिना देर किए कैमरा और बेडिंग के साथ पहुंच जाता है उस घर में। ये एक स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टी है। दोस्तों, स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टीज उन बिल्डिंग्स को कहा जाता है जहां किसी ने सुसाइड की हो या फिर किसी का खून हुआ हो। जनरली कोई ऐसा घर खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि अक्सर इन घरों में उन हादसों के इंप्रेशंस रह जाते हैं। बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल एक नॉर्मल घर की तरह था, मगर अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 6th फ्लोर पे जाना मना है। उसी फ्लोर के एक अपार्टमेंट में एक लेडी का खून जो हुआ था, मगर यमामे को तो वहीं जाना था। इनिशियली उसे बहुत डर लगता है, एक काला साया भी नजर आता है उसे, लेकिन वो असल में उसका पड़ोसी था, कोई भूत नहीं। मगर उनका डॉग ना जाने किसे देखकर भौंकता ही जा रहा था। रात में अकेले कमरे में यमामे जब कैमरा वगैरह सेट करके सोने के लिए तैयार हो रहा था, उसे डायरेक्टर का कॉल आता है। यमामे उन्हें अपडेट देता है सुबह से क्या क्या हुआ, मगर वो डायरेक्टर यकीन नहीं करता। उन्हें लग रहा था यमामे अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है, क्योंकि उन्हें यमामे की आवाज के साथ साथ किसी लड़की की आवाज भी आ रही थी। नेक्स्ट डे जब सभी मिलकर उस टाइम के फुटेजेस चेक करते हैं, तो उन्हें क्लियरली उस वक्त एक सफेद धुआं जैसा कुछ यमामे के फोन से निकलता हुआ दिखता है। अब ये फुटेज वायरल हो जाती है। साथ में जब एक फेमस पैरानॉर्मलिस्ट कह देते हैं कि ये कोई आत्मा है, तो लोग सच में ही डरने लगते हैं। इतना सब कुछ हो गया, मगर यमामे खुद कुछ भी फील नहीं किया था, इसीलिए उसे डर भी नहीं लगा। उल्टा उसे इतना ज्यादा फेम मिल रहा था, तो वो इस शो को कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है। एक रात वो अपने साथ नाकाई और आजुसा को भी ले जाता है उस घर में, लेकिन घर में एंटर करने से पहले ही आजुसा को एक काला साया नजर आता है और ऊपर लॉबी में उसे क्लियरली एक आदमी दिखता है, जो हाथ में लोहे के रॉड लेकर जैसे उन्हें मारने आ रहा था। मगर दूसरे ही पल में वो अचानक गायब भी हो जाता है। इस सब से आजुसा काफी डिस्टर्ब हो जाती है और घर वापस भागती है। बाकी रात और कुछ नहीं होता, दो बेस्ट फ्रेंड्स आपस में बात करने लगते हैं। हमें पता चलता है नाकाई को जॉब से निकाल दिया गया है, तो वो यमामे को रिक्वेस्ट करता है अपने साथ इस शो में रखने के लिए। दोनों मिलकर घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करते हैं। दिन भर वेट करते हैं, मगर कुछ भी क्रीपी नहीं होता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। डायरेक्टर प्रेशर देने लगते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, मगर यमामे को कुछ भी इंटरेस्टिंग मिल ही नहीं रहा था। उस दिन फिर से उसकी मुलाकात होती है आजुसा से, जो कहती है उसे बचपन से आत्मा दिखाई देती है। उस घर में भी उसे काला साया नजर आया था, तो यमामे उसकी इसी पावर को यूज करने की सोचता है। उसे रिक्वेस्ट करता है उसके साथ उस घर में वापस जाने के लिए, शायद वो कुछ सेंस कर पाए। होता भी यही है। आजुसा को क्लियरली एक लेडी दिखती है रेड ड्रेस में, जिसे एक आदमी मार डालता है। साथ में वो काला साया भी था वहां पर। डर से आजुसा की हालत खराब हो चुकी थी। वो यमामे को बताती भी है उस लेडी के बारे में, मगर कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुई।
सारे के सारे कैमरास एक साथ ब्लैंक हो गए। लेकिन उसी दिन पार्किंग लॉट में यमामे को वो औरत दिखती है। एट द सेम टाइम दूसरी जगह नकाई के सामने भी वही औरत थी। वही रेड ड्रेस, वही हेयर, और दोनों ही एक साथ टर्न कर रहे थे। उसे देखकर नाकाई और यमामे दोनों ही एक साथ भागने की कोशिश करते हैं और रनिंग कार के सामने आ जाते हैं। लकीली यमामे को ज्यादा चोट नहीं लगी, मगर नाकाई के पैर टूट चुके थे। उसी हॉस्पिटल में रहते वक्त उन्हें पता चलता है कि उस घर में एक लेडी का खून किया था उसके बॉयफ्रेंड ने। वो तब वैसी ही रेड ड्रेस पहनी थी और उसके बॉयफ्रेंड को भी मौत की सजा मिली थी। मतलब वो दोनों ही जिंदा नहीं है। यह सबूत था, आजुसा ने जो देखा वो सच था। एक महीने बाद जब यमामे और नकाई शूटिंग फ्लोर पे पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है इस शो को परमानेंट कर दिया गया है और अभी उन्हें एक दूसरे घर में जाना होगा। ये भी एक स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टी था, यहाँ भी किसी का खून हुआ था। बिल्कुल पहले दिन इस घर में एंटर करते ही यमामे की नजर पड़ती है फ्लोरिंग पर। वहां कुछ दाग दिखता है उसे। चेक करने पर पता चलता है ये खून का धब्बा है। बाथरूम का मिरर भी गायब था, टाइल्स टूटा हुआ था और सिंक में पानी जमा हो रहा था। जब यमामे पाइप होल को थोड़ा सा पोक करता है तो उसे वहां अंदर से बहुत सारे सफेद बाल मिलते हैं जो किसी ओल्ड लेडी के लग रहे थे। नेक्स्ट डे नकाई के फोन पे यमामे के नंबर से एक वॉइस मैसेज जाता है जो ना यमामे ने भेजा था ना उसका मतलब उसे समझ आया। काफी वियर्ड आवाज थी। इस शो के कारण यमामे बहुत फेमस हो गया था। उसे कई सारे स्टेज शोज में मिल रहे थे। इवन उसने अपने एक्सपीरियंस से एक किताब भी लिखा था जो हॉट केक बन चुकी थी। लड़कियां तो उसके ऑटोग्राफ के लिए पागल हो रहे थे। एक दिन ऐसे एक बुक साइनिंग प्रोग्राम में आजुसा मौजूद थी। वो नोटिस करती है यमामे के पास एक बालों का गुच्छा तैर रहा है। इवन जब वो फोटो खींचने जाती है तब भी कैमरा में यमामे के पास एक और फेस कैप्चर हो रहा था। उसी दिन यमामे को पता चलता है उस घर में एक 70 साल की ओल्ड लेडी को उनके ही बेटे ने पीट पीट कर खून कर दिया था। यमामे बिल्कुल श्योर हो जाता है इस घर में उन्हें कोई जबरदस्त क्लिप तो जरूर मिलेगा। लेकिन इसी बीच नकाई को घर जाना पड़ता है। उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। वो जाने से पहले यमामे को कहा जाता है कि उसे आजुसा की मदद लेनी चाहिए, उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। ये बात यमामे को भी पता है तो वो फिर से एक बार आजुसा से मदद मांगता है, लेकिन उस घर के असलियत के बारे में कुछ भी नहीं बताता। आजुसा फिर से एक बार उसके साथ निकल पड़ती है, लेकिन इस घर में उसे बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस होता है। उसे अपने सामने वही काला साया नजर आता है। आने पे एक ओल्ड लेडी दिखती है जिसके चेहरे से खून बह रहा था। सिंक में फिर से पानी जमा होने लगता है और ये ओल्ड लेडी आजुसा को उसी पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। आजुसा को विजन आता है इस ओल्ड लेडी के साथ क्या हुआ था। पहले उसके बेटे ने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा और फिर उनका सर आने पे पटक दिया। फाइनली उसे इसी सिंक में डुबोकर मार डाला। यमामे आजुसा को वो वॉइस मैसेज भी सुनाता है जिसे स्लो मोशन में प्ले करने पर उन्हें पता चलता है यह उस लेडी की आवाज है। जब पानी में उनकी सांसें रुक रही थी तब उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हें अडॉप्ट करना ही नहीं चाहिए था। बाद में चेक करने पर साबित हो जाता है कि वो लड़का सच में ही अडॉप्टेड था। यमामे को और एक कहानी मिल चुकी थी जिसे वो बेच पाए, मगर आजुसा बहुत ही ज्यादा डर गई थी और नकाई भी उसके साथ और काम करना नहीं चाहता था क्योंकि अभी उसके माँ के बाद उसके पिता के फैक्ट्री में भी आग लग गई थी जिस आग में उसके पिता भी जल गए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पहले उनका एक्सीडेंट, अब उसके परिवार में ये सब हादसे। नकाई को लगता है इन सब घरों में वक्त बिताने के कारण उन पर कोई शाप लगा है, उनके परिवार खतरे में है। यमामे का तो कोई परिवार नहीं, लेकिन नाकाई जानता है कि वो आजुसा को पसंद करता है, मतलब उसकी जान भी खतरे में आ सकती है। यमामे उसके बातों पर बिलीव तो नहीं करता, लेकिन अपने नेक्स्ट घर को चूज करते वक्त आजुसा को इन्फॉर्म नहीं करता। इस घर में लास्ट मंथ ही एक लड़की ने डोर नॉब से फांसी लगाकर सुसाइड की थी। यहाँ एक एटिक भी था। यमामे वहां लेटकर डायरेक्टर से बात करने लगता है और हमें उसके पीछे वही काला साया नजर आता है जो शायद उस पर नजर रख रहा था। अचानक यमामे के कानों में एक बहुत ही श्रील वॉइस गूंज उठती है। उसके सर में दर्द होने लगता है जो वो डायरेक्टर से भी कहता है। ये बात उधर आजुसा को सुनाई देती है। वो बहुत परेशान हो जाती है और डायरेक्टर से एड्रेस लेकर इस घर में आ पहुंचती है। तब तक यमामे ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था। उसे लैडर पे एक बेंट हिस्सा दिखता है और एक ब्लैक रिबन भी।
पता नहीं क्यों बेहोशी की हालत में वो उस रिबन को अपने ही गले में बांध लेता है और छलांग लगाने की कोशिश करता है, मगर ठीक तभी आजुसा दरवाजे पर नॉक करती है। यामामे का होश लौट आता है और उसे समझ आता है वो क्या करने जा रहा था। आजुसा ऑनलाइन सर्च करती है तो उसे पता चलता है इस घर में और भी कई सारी मौतें हो चुकी हैं। उस लेडी के बाद इस घर में एक आदमी रहने आया था जिसने इसी एटिक लैडर से फांसी लगाकर सुसाइड किया था। उन्हें भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती थी। इस बार यामामे खुद अपने अंदर एक डार्कनेस, एक एम्प्टीनेस फील कर पा रहा था। उधर इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि इसे नेशनल नेटवर्क में प्रमोट किया जा रहा था। डायरेक्टर साहब डिसाइड करते हैं इस बार यामामे को टोक्यो जाना पड़ेगा। यामामे भी निकल पड़ता है नए घर की खोज में। इस बार उसका ब्रोकर उसे एक ऐसे घर के बारे में बताती है जो काफी हॉन्टेड था, इतना कि इस घर का मैप भी इस ब्रोकर ने प्यूरिफाई करके रखी थी। असल में रिसेंटली इस घर में एक कपल की मौत हुई है बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से। उन दोनों की लाश भी एक साथ ही मिली थी पुलिस को, मगर कैसे उनकी मौत हुई ये किसी को नहीं पता। सब कुछ सुनकर आजुसा यामामे को बहुत मना करती है। उसका गट फीलिंग कह रहा था ये घर उसके लिए खतरा हो सकता है। लास्ट टाइम वो बाल बाल बचा था, क्या पता इस बार अगर सच में उसे कुछ हो जाए तो। लेकिन यामामे नहीं सुनता। उसे और तरक्की करनी है और फेम पाना है उसे। वो उल्टा आजुसा से सारे कांटेक्ट तोड़ देता है। जा पहुंचता है टोक्यो शहर में। यह घर काफी बड़ा है, स्पेशियस, एयरी, लेकिन घर में एंटर करने के साथ साथ यामामे बेहोश होकर गिर जाता है। उसका सेंस लौटता है शाम को डोरबेल की आवाज से। बाहर लाइट बार बार फ्लैश कर रहा था, मतलब सेंसर किसी का प्रेजेंस सेंस कर पा रहा था। लेकिन दरवाजा खोलने पर यामामे को बाहर कोई नहीं दिखता। अचानक से एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसी रात जब यामामे उस घर से लाइव टेलीकास्ट कर रहा था तब अचानक से ही उसका चेहरा काला पड़ने लगता है। सभी व्यूअर्स देखते हैं और सभी को लगने लगता है कि यामामे कर्स्ड हो चुका है। ये एपिसोड आजुसा भी देख रही थी। उसे बहुत डर लगता है। उसी दिन नाकाई आता है उससे मिलने, जो उसे यामामे से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे अचानक उसके दोनों पेरेंट्स के एक साथ मौत के बाद उसका यकीन और पक्का हो गया है। उसका इंट्यूशन कह रहा था कि यामामे की जान खतरे में है। अगर आजुसा साथ रहेगी तो वो भी नहीं बचेगी। ये बात कितना सच है वो तो यामामे को उसी रात पता चल जाता है, जब रात के अंधेरे में कई सारे आत्माएं उस पर एक साथ हमला कर देती हैं। इसमें से किसकी मौत कब हुई उसे नहीं पता। उसे वो कपल भी दिखता है जो एक दूसरे को ही मार रहे थे। लड़की के हाथ में था चाकू और वो लड़का अपने ही हाथों से उस लड़की का गला दबा रहा था। उन्हें देखकर क्लियरली पता चल रहा था कि वो किसी के वश में है। यामामे डर से कांपने लग जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। सभी उसी की तरफ आ रहे थे। यामामे के पास एक गुड लक चार्म था, वो उसे यूज करता है। अनफॉर्चुनेटली सारे आत्माएं गायब हो जाती हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। यामामी को अपने सामने वही काला साया नजर आता है, वो जैसे उसके लिविंग स्पिरिट को ही बाहर खींच निकाल रहा था। यामामी चिल्लाने लग जाता है और ठीक तभी दरवाजे पर नॉक करती है आजुसा। दरवाजा तो लॉक्ड था तो वो खिड़की तोड़कर अंदर आती है। उसे भी ये काला साया दिखता है जो अभी इन दोनों को वश में कर लेता है, बिल्कुल उस कपल की तरह। ये दोनों भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। उनके हाथ उनके ही वश में नहीं थे, वो साए के इशारे पर चल रहे थे। आजुसा एक चाकू उठा लेती है और यामामे उसे चोक करने लगता है। दोनों को ही लग रहा था मौत उनके बिल्कुल पास आ चुकी है, लेकिन तभी वहां नाकाई आ पहुंचता है और इन दोनों को अलग कर देता है। वो अपने साथ कई तरह के होली एलिमेंट्स लेकर आया था, जिससे वो इस साए को दूर करने की कोशिश करता है। कुछ अगरबत्तियां जलाता है, फूंक मारता है, जिसके धुएं और आग से इस साए के चारों तरफ एक गोला बन जाता है और देखते ही देखते ये साया गायब हो जाता है। आजुसा की तरह नाकाई को भी अपने दोस्त के लिए टेंशन हो रहा था। वो जाकर उस ब्रोकर से बात करता है और उस ब्रोकर से ही उसे इस घर के बारे में पता चलता है। उन्होंने ही नाकाई को ये सारी चीजें साथ ले जाने को कहा था। शायद उन्हें पहले से ही आइडिया था क्या हो सकता है यहाँ पर। वो तीनों उसी वक्त घर से बाहर भागते हैं। बहुत मुश्किल से उनकी जान बची थी। वो लोग इस दिन को कभी नहीं भुला सकते, लेकिन इससे एक फायदा ये हुआ कि अमामे और नाकाई की दोस्ती बच गई। उसने आजुसा को भी फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। इनके प्रति वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगा, क्योंकि इन रिश्तों के कारण ही आज वो जिंदा है।
फाइनल सीन में हम यामामे और आजुसा को उसी ब्रोकर के पास देखते हैं, मगर इस बार वो किसी स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टी के खोज में नहीं बल्कि अपने लिए एक घर देखने आया है जहां वो दोनों एक साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन वहां आजुसा को उस ब्रोकर के पीछे वो काला साया फिर से एक बार नजर आता है और देखते ही देखते वो ब्रोकर पोजेस्ड हो जाती है और खुद चलकर एक रनिंग कार के सामने जाकर सुसाइड कर लेती है। जब सभी उसे लेकर बिजी हो जाते हैं तब आजुसा को फिर से वही साया नजर आता है जो किसी कर्स की तरह उनका पीछा कर रहा था, एक ऐसा कर्स जिससे उन्हें छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। इन प्रॉपर्टीज के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करने के कारण वो ब्रोकर भी कहीं ना कहीं इस शाप का हिस्सा बन चुका था और इसीलिए उसे भी मरना पड़ा। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। क्रेडिट सीन में हमें उन हॉन्टेड हाउस के कुछ इमेजेस और मिस्टर मात्सुबारा के नोट दिखते हैं। हमें पता चलता है कि वो अभी तक हॉन्टेड हाउस को विजिट कर रहे हैं और तब तक र्यूमर्स पर बिलीव नहीं करेंगे जब तक उन्हें खुद कुछ महसूस ना हो। गाइस इस फिल्म को रियल स्टोरी बेस्ड कहा गया है, मगर मुझे लास्ट वाले इंसिडेंट को लेकर काफी शक है। लेकिन ये भी सच है कि एंटरटेनमेंट के कारण कुछ एक्स्ट्रा स्पाइस तो ऐड करना ही पड़ता है, विच इज कम्प्लीटली ओके। ओवरऑल मुझे ये फिल्म काफी ठीक ठाक लगी, मगर इस फिल्म में पर्टिकुलरली मुझे दोनों चीजें बहुत बेकार लगी। वो है कि मुझे कभी कभी लगा इस फिल्म को बेकार में ही कुछ ज्यादा ही लेंदी बनाई गई है। सेकेंडली इस फिल्म में एक कॉमिक मोड डालने की कोशिश की गई है, विच आई पर्सनली डिडंट लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ऐसी और एशियन हॉरर मूवीज देखनी है तो आप इस लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।